हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट की। अगर आप तैयारी करते हैं तो गणितीय शिक्षण से संबंधित प्रश्न जो है कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे वो सी टेट हो या सुपर टेट हो। अगर आप यूपी टेट या सुपर टेट या सी टेट की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से कह रहा है कि किसी आयत चित्र में आयत की ऊंचाई दर्शाती है, यानी कोई आयत चित्र है और उसमें जो आयत की ऊंचाई होती है क्या दर्शाती है। तो आयत चित्र ऐसे बने होते हैं, ये इस तरीके से, और ऐसे जो है नंबर लिखे होते हैं। तो इसकी जो ऊंचाई होती है इस तरीके से, यही आयत चित्र होता है। और यहाँ पर जो है नंबर लिखे गए होते हैं, इधर भी और इधर भी। तो कह रहा है कि जो आयत की ऊंचाई, यानी जो ये ऊंचाई होती है, इस पर संख्याएं दर्शाई गई होती हैं। यहाँ पर ऐसे संख्या दर्शाई गई होती है और यहाँ पर मंथ नेम वगैरह दिया होता है, वर्ष नेम ओम। तो यहाँ जो ऊंचाई दर्शाई जाती है, जैसे ये मान लो कि ऊंचाई 5 है, ये 3 है, ये जो ऊंचाई दर्शाई जाती है यह क्या है, मतलब ऊंचाई किससे दर्शाई जाती है। तो उस वर्ग की बारंबारता। तो याद रखना कि उस वर्ग की, यानी जो वर्ग दिया रहेगा उसकी बारंबारता जो है दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और अगला ऑप्शन दिया है उस वर्ग की चौड़ाई, गलत हो जाएगा। यानी उस वर्ग की चौड़ाई नहीं दर्शाता है, उस वर्ग की ऊपरी सीमा भी नहीं दर्शाता है, उस वर्ग की निम्न सीमा भी नहीं दर्शाता है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा उस वर्ग की जो है बारंबारता को दर्शाता है। तो ये चीज़ याद रखना, कई बार एग्जाम्स में ऐसे सवाल पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है अधिकतम और निम्न सीमा प्रेक्षण का अंतर कहलाता है, यानी अधिकतम और निम्न सीमा प्रेक्षण का जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है। तो यहाँ पर जैसे इसका पहले मतलब समझेंगे तो ये अधिकतम क्या होता है, न्यूनतम प्रेक्षण सीमा। मान लो कि ये कोई नंबर लिखे गए हैं 2, 4, 6, 8, ठीक है, 10, इस तरीके से। यानी इसका जो अधिकतम सीमा है, अधिकतम सीमा क्या है, 10 है। अधिकतम सीमा 10 है और न्यूनतम सीमा क्या है, वो 2 है। यानी 10, यानी अधिकतम सीमा से जब न्यूनतम सीमा को माइनस करते हैं तो जो अंतर आता है वही क्या कहलाता है। इसमें पूछा गया कि वो क्या कहलाता है, यानी ये 8 क्या आया, इस सारणी का जो है 8 क्या आया। श्रेणी जो दी गई है 2, 4, 6, 8, 10, तो इस श्रेणी का ये 8 क्या है, यानी अधिकतम सीमा से न्यूनतम सीमा को घटाया गया है, जो 8 आया है तो क्या है, तो इसको बोला जाता है परिसर। यानी इस श्रेणी का 8 क्या है, परिसर है। तो याद रखना अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है किसी विद्यार्थी में निम्न में से क्या आकलन चाहिए। तो अगर कोई विद्यार्थी है तो उसमें क्या आकलन होना चाहिए एक सफल विद्यार्थी के लिए। तो पहला, गणितीय संप्रेषण, बिना समझे रटने की क्षमता, शिक्षक को सुनने की क्षमता, अवधारणाएं न समझने पर भी प्रश्न न पूछने की प्रवृत्ति। तो यहाँ पर जो है अगर कोई जो है जो सही विद्यार्थी है, कहने का मतलब जो अच्छे विद्यार्थी हैं उनमें उनका आकलन कैसे होना चाहिए, तो यहाँ पर गणितीय संप्रेषण तरीके से होना चाहिए। यानी किसी विद्यार्थी में जो आकलन करना चाहिए वो गणितीय संप्रेषण से करना चाहिए। अगला प्रश्न है एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए। यानी एक अगर रचनात्मक कक्षा है तो शिक्षकों को निम्नलिखित से क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला ऑप्शन नंबर ये दिया है, विद्यार्थियों को प्रश्न के हल ढूंढने के लिए अपनी नीतियां विकसित कर देना चाहिए। तो ये तो करना चाहिए हर शिक्षक को कि जितने विद्यार्थी हैं उनको स्वयं से ही प्रश्न जो है ढूंढने के लिए कहा जाए। तो ये तो सही है। इसमें कह रहा है कि नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। विद्यार्थियों को सूत्र को रटने के लिए कहना चाहिए, ये गलत है कि विद्यार्थियों को कभी भी जो है सूत्र रटने के लिए नहीं जो है कहना चाहिए। तो नहीं कहना चाहिए, तो यहाँ पूछा है कि नहीं करना चाहिए, तो विद्यार्थियों को यही नहीं करना चाहिए कि विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहा जाए। ऐसी परिस्थितियां बनाना जिसमें विद्यार्थी हल खोजने में प्रवृत्त हो, यानी ऐसी परिस्थितियां बनाना चाहिए जिसमें विद्यार्थी जो है हल खोजने में क्या हो जाए, निपुण हो जाए। तो ये भी एक शिक्षक को करना चाहिए। विद्यार्थियों को गणितीय साधनों के अपने अर्थ बनाना चाहिए, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर यही भी जो है सही होगा कि विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए जो है एक शिक्षक को नहीं कहने चाहिए। ऑप्शन नंबर भी सही है। अगला प्रश्न है सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय है। यानी सांख्यिकी में जो प्रसरण विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसको है। तो ऑप्शन नंबर ये दिया है R. A. फिशर से, बी नंबर गाउस को, सी नंबर लाप्लास को, न्यूटन से। तो यहाँ याद रखना कि सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय जो है किसको जाता है, R. A. फिशर को।
R.A. फिशर को। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, R.A. फिशर से। अगला प्रश्न है पाई है एक, तो याद रखना पाई क्या होती है, हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। इसमें दिया है परिमेय संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्णांक या अपरिमेय, तो याद रखना पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20वीं सदी के शिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे, यानी 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे। तो याद रखना इसमें हो जाएगा श्रीनिवास रामानुजन। ऑप्शन नंबर बी सी जो है सही हो जाएगा, श्रीनिवास रामानुजन। ये 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है गणित सार के संग्रह के लेखक है, यानी गणित सार संग्रह नामक जो है किसने लिखा है। तो इसमें जो होगा उत्तर वो होगा महावीराचार्य, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, महावीराचार्य गणित सार संग्रह के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विभाजनी का उपयोग किया जाता है, यानी विभाजनी का उपयोग बताना है कि किस में किया जाता है। तो पहला नंबर कोण बनाने में, बी नंबर है त्रिभुज बनाने में, सी नंबर है आयत बनाने में, और डी नंबर है रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करने में। तो विभाजनी का प्रयोग जो है वो कोण बनाने में नहीं किया जाता है, त्रिभुज बनाने में नहीं किया जाता है, आयत बनाने में नहीं किया जाता है, बल्कि इसका प्रयोग रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करने में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। तो याद रखना विभाजनी का उपयोग जो है वो रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करने में किया जाता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।